बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 20 को मुकम्मल कर लिया। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 17 की, जिसका नाम है फ़िज़िक्स ऑफ सॉलिड्स। बेटा, अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस इसका जो पहला आर्टिकल है 17.1 क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, ये इंक्लूडेड नहीं है आपके सिलेबस में। सो हम डायरेक्टली आर्टिकल 17.2 की तरफ जाएंगे, जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है। देखते हैं जी कि चैप्टर नंबर 17 का आर्टिकल 17.2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स क्या कहती हैं। हम लोगों ने इसमें सबसे पहले पढ़ना है डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स। डिफॉर्मेशन किसे कहते हैं बेटा? डिफॉर्मेशन से मुराद होती है शेप में चेंज आ जाना, कि सॉलिड्स की जो शेप है, बिगाड़, वो क्या आता है। वो कहता है, थ्योरेटिकल आर्टिकल है इसलिए इसमें मैं बुक को फॉलो कर रहा हूँ और कुछ एमसीक्यूज़ होंगे जो कि मैं साथ साथ बताऊँगा, वो आप लोगों ने पॉइंट आउट करते जाने हैं। वो कहता है, इफ़ वी होल्ड अ सॉफ्ट रबर बॉल इन अवर हैंड एंड देन स्क्वीज़ इट। अगर मैं एक वो जो वॉलीबॉल नहीं खेलते जिस बॉल से, ठीक है, अगर मैं उस तरह की एक बॉल अपने हाथ में पकड़ लूँ और उसको दबाऊँ, प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ करूँ, दबाऊँ, द शेप और वॉल्यूम ऑफ द बॉल विल चेंज। आप देखेंगे कि बॉल की शक्ल वैसी नहीं रहेगी। अगर आप दबाएंगे ना तो एक जगह हवा इकट्ठी हो जाएगी और वहाँ से एक जो है ना वो बॉल थोड़ी सी शेप में बिगाड़ ले आएगी। हाउएवर इफ़ वी स्टॉप स्क्वीजिंग द बॉल, अगर मैं ये दबाना बंद कर दूँ एंड ओपन अवर हैंड, और अपने हाथों को सीधा खोल दूँ, द बॉल विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्फेरिकल शेप। तो बॉल फिर से अपनी ओरिजिनल शेप में, जैसे स्फेरिकल थी वैसे ही हो जाएगी। दिस हैज़ बीन इलस्ट्रेटेड स्कीमेटिकली इन फिगर 17.1। ये चीज़ ना फिगर 17.1 में दिखाई गई है। 3 फिगर्स हैं, फिगर ए, बी एंड सी। अगर आप देखें फिगर ए में ये बॉल है जब आप एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे। फिर आपने ना फिगर बी देखें तो इसमें जो बॉल का साइज़ है वो फिगर ए की निस्बत थोड़ा सा कम हो चुका है, कि नहीं? नज़र आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि आपने एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की है इस पर। लेकिन जैसे ही आपने ये फोर्स अप्लाई करना बंद की, बॉल फिर से अपनी ओरिजिनल शेप जैसे कि ए थी वैसे ही हो गई है। अगर आप आखिरी फिगर देखें, फिगर सी, तो इसमें जो बॉल है वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे फिगर ए में थी। यही बात उसने पहले पैराग्राफ में समझाई। अब वो अगले पैराग्राफ में कहता है, सिमिलरली इफ़ वी होल्ड टू एंड्स ऑफ अ रबर स्ट्रिंग इन अवर हैंड। अगर एक रबड़ बैंड ले लूँ, उसको मैं काट देता हूँ, गोल होता है ना, काट देता हूँ, सीधा कर देता हूँ, रबड़ स्ट्रिंग बन गई, अपने हाथ में पकड़ूँ एंड मूव आउट आवर हैंड्स अपार्ट टू सम एक्सटेंड, और अपने हाथों को थोड़ा सा दूर ले जाऊँ, मतलब रबड़ को खींचूँ मैं, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल इंक्रीज अंडर द एक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। जो आप ने एक्शन किया है ना, आपने जो फोर्स लगाई है, उसकी वजह से जो रस्सी थी, जो रबड़ बैंड था, उसकी लंबाई में इजाफा हो जाएगा। ग्रेटर द अप्लाइड फोर्स लार्जर विल बी द इंक्रीज इन लेंथ। जितनी ज़्यादा आप ताकत लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा रबड़ बैंड की लंबाई में इजाफा होगा। नाउ ऑन रिमूविंग द अप्लाइड फोर्स, अगर अब आप अपनी ये ताकत हटा दें, मतलब रबड़ बैंड पे ताकत लगाना बंद कर दें, क्या कहता है वो, द स्ट्रिंग विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रिंग अपनी ओरिजिनल लेंथ में आ जाएगी। फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स इट इज़ कंक्लूडेड डेट द डिफॉर्मेशन डेट इज़ चेंज इन शेप, लेंथ और वॉल्यूम, कि जो आपने लेंथ में चेंज आया या वॉल्यूम में या शेप में, प्रोड्यूस तभी पैदा होता है व्हेन द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू सम एक्सटर्नल फोर्स, जब आप बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। यानी कि अगर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें तो बॉडी डिफॉर्म नहीं होगी। अगर आपने बॉडी को डिफॉर्म करना है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, ये क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स के अंदर है, बहरहाल आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है, रिपीटेड स्ट्रक्चर वाले जो सॉलिड्स होते हैं। एटम्स आर यूजुअली अरेंज इन अ सर्टेन ऑर्डर, मखसूस ऑर्डर में एटम्स अरेंज होते हैं। दीज एटम्स आर हेल्ड अबाउट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन विच डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटर एटॉमिक कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन देम। वैन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन सच अ बॉडी, अगर आप इस तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, और डिस्टॉर्शन रिजल्ट्स, बिगाड़ तो आएगा। फोर्स लगाएंगे, बिगाड़ तो आएगा, बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एटम्स, क्योंकि इस फोर्स के लगाने से जो एटम्स हैं, जो कि एक फिक्स पॉइंट पर मौजूद थे,
वो अपनी जगह से हिलेंगे, खिसक जाएंगे फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड द बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ स्ट्रेस। और फिर आप कह सकते हैं, चूँकि आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की हुई है, आप कह सकते हैं कि बॉडी स्ट्रेस की हालत में है। आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जब आप एक्सटर्नल फोर्स को हटा देंगे तो क्या होगा जी, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। द एटम्स अंडर देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन, जो एटम इक्विलिब्रियम पोजीशन में है रिटर्न हो जाएंगे अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ। एंड द बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप, और बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, प्रोवाइडेड दैट एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स वाज नॉट टू ग्रेट। हाँ, एक शर्त है। शर्त क्या है? ओरिजिनल शेप में उसी वक्त आएगी जब बैरूनी जो ताकत आपने लगाई थी वो बहुत ज़्यादा ना हो। क्यों? अगर आप इतनी ज़्यादा ताकत लगा दें कि बॉडी टूट जाए तो फिर तो वो ओरिजिनल शेप में नहीं आ सकेगी ताकत ख़त्म करने पे। एमसीक्यू है जी, हाईलाइट कीजिएगा। द अबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी। बॉडी की वो काबिलियत जिस पे ताकत ख़त्म होने पर बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए क्या कहलाती है? इलास्टिसिटी। फिगर 17.2 illustrates deformation produced in a unit cell of a crystal subjected to an external applied force। छोड़ दें, ये कोई फिगर समझने वाली नहीं है। अब आप देखें जी, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। द रिजल्ट्स ऑफ अ मैकेनिकल टेस्ट आर यूजली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। हम ना मैकेनिकल टेस्ट करते हैं मटेरियल्स का कि कौन सा मटेरियल कितनी ज़्यादा स्ट्रेस उठाने के काबिल है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का और स्ट्रेन का जो टेस्ट है ये ज़्यादातर कहाँ किन जगहों पर होता है। अब ये जो मोल्टी फॉर्म है जी, गद्दे बन रहे हैं, मतलब सोफ़े बन रहे हैं, यहाँ इसमें भी फॉर्म इस्तेमाल हो रहा है। अब देखें, जो कई फॉर्म होते हैं ना, अगर उन पे मतलब हद से ज़्यादा वज़न डाल दिया जाए ना तो वो दोबारा वापस ऊपर उभर नहीं सकते, पिचक से जाते हैं, घटिया क्वालिटी है। तो अब ना ये जो क्वालिटी टेस्टिंग होती है गद्दों की, ये क्या करते हैं, ये स्ट्रेस अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि स्ट्रेन कितना हुआ, और फिर स्ट्रेस को ख़त्म करने के बाद दोबारा से देखते हैं कि बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में आई है या नहीं आई, और फिर ये भी देखते हैं कि ये कितना स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है, इलास्टिसिटी क्या है, ये सारी चीज़ें। तो कहता है स्ट्रेस को अब क्या डिफ़ाइन वो करता है, वो कहता है इट इज़ डिफ़ाइन एज, हाईलाइट कीजिएगा, द फोर्स अप्लाइड ऑन अ यूनिट एरिया, किसी यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगाई गई हो, टू प्रोड्यूस एनी चेंज इन द शेप। और ये फोर्स क्यों लगाई गई है? ताकि चेंज आप पैदा कर सकें किन किन चीज़ों में जी? शेप में, वॉल्यूम में, लेंथ में बॉडी की। मतलब आप एक ताकत लगाएं किसी यूनिट एरिया पे और वो ताकत क्या काम करे, वो बॉडी की लेंथ को, वॉल्यूम को या शेप को चेंज कर दे। तो ये जो ताकत है यूनिट एरिया पे जो लग रही है, ये ताकत जो यूनिट एरिया पे लग रही है, इसे आप क्या कहेंगे? स्ट्रेस कहेंगे। मैथमेटिकली इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज स्ट्रेस। सिंबल याद रख लें, सिग्मा है जी। ये सिंबल आप पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं चैप्टर नंबर 12 में सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए। अब यहाँ पर ये स्ट्रेस के लिए इस्तेमाल होगा, सिग्मा, फोर्स पर यूनिट एरिया। इतना याद रखिएगा, स्ट्रेस का जो यूनिट है वो वही है जो कि प्रेशर का होता है, क्योंकि प्रेशर भी फोर्स पर यूनिट एरिया ही होता है, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या आप इसे पास्कल भी कहते हैं। इक्वेशन 17.1 से नीचे वो लिखता है द एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस सिग्मा इज़ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। ये एसआई यूनिट है विच इज़ गिवन द नेम पास्कल, इसी को आपने पास्कल कहा है। उसके बाद जी वो कहता क्या है, स्ट्रेस में कॉज चेंज इन लेंथ। स्ट्रेस जो है ना वो लेंथ में शायद चेंज कर सकती है, लेंथ को, वॉल्यूम को, शेप को, ठीक है। व्हेन स्ट्रेस, हाँ हाईलाइट कीजिएगा जी, वो कहता है व्हेन आ स्ट्रेस चेंजेस लेंथ, जब आप की स्ट्रेस लेंथ को चेंज कर दे, इट इज़ कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस, ये टेंसाइल स्ट्रेस कहलाती है। व्हेन इट चेंजेस द वॉल्यूम, जब ये फोर्स जो है, जब ये स्ट्रेस जो है वॉल्यूम को चेंज कर दे, इट इज़ कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेस। एंड व्हेन इट चेंजेस द शेप, इट इज़ कॉल्ड शेयर स्ट्रेस। देखें, लाजमी नहीं है कि हर दफ़ा स्ट्रेस लगाने पे वॉल्यूम में चेंज हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है आप किसी रबड़ बैंड पे, जैसे मैंने पीछे बात की थी, उसको काट कर सीधा कर लें और उस पर ताकत लगाएं तो जस्ट लेंथ चेंज होगी, लेकिन एक वॉलीबॉल की बॉल को आप दबा दें तो उसका पूरा वॉल्यूम ही बिगड़ जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स बना दिए हैं स्ट्रेस की। एक दफ़ा दोबारा देख लें। व्हेन अ स्ट्रेस चेंजेस लेंथ, जब आपकी ताकत या आपका स्ट्रेस जो है वो लेंथ को चेंज कर रहा हो तो इस तरह की स्ट्रेस को फिर आप क्या कहेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। व्हेन इट चेंजेस द वॉल्यूम, जब ये वॉल्यूम को चेंज कर रहा हो इट इज़ कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेस। एंड व्हेन इट चेंजेस द शेप, और जब ये शेप को चेंज कर रही हो इट इज़ कॉल्ड shear स्ट्रेस। अब देखते हैं जी स्ट्रेन। कहता है स्ट्रेन इज़ अ मेजरमेंट ऑफ फोर्स ऑफ द डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड टू इट। कहता है स्ट्रेन क्या है, दर हकीकत ये बिगाड़ की मेजरमेंट है कि बिगाड़ कितना आया है सॉलिड में, कितनी ज़्यादा चीज़ में डिस्टर्बेंस पैदा हुई है। इन केस ऑफ डिफॉर्मेशन इन वन डायमेंशन, अगर वन डायमेंशन की बात है जैसे ना टेंसाइल वन, क्योंकि लेंथ वन डायमेंशन होती है, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेस अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इन केस ऑफ डिफॉर्मेशन इन वन डायमेंशन, अगर आपका जस्ट एक डायमेंशन में बिगाड़ आए, यानी कि जस्ट लेंथ चेंज हो गई है, जस्ट हाइट चेंज हो गई है, जस्ट विड्थ चेंज हो गई है, एरिया चेंज नहीं हुआ क्योंकि वो लेंथ और विड्थ पे डिपेंड करता है। वन डायमेंशन से मुराद जस्ट एक लेंथ होगी। अगर एक लेंथ ही चेंज हो गई है, स्ट्रेन इज़ डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। तो फिर आप स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करेंगे, स्ट्रेन इज़ डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, कि फ्रैक्शनल चेंज जो आया लेंथ में वो है आपकी स्ट्रेन। इफ़ डेल्टा एल इज़ द चेंज इन लेंथ एंड एल इज़ द ओरिजिनल लेंथ देन स्ट्रेन इज़ गिवन है। स्ट्रेन का सिग्नल एप्सिलॉन वाला, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल ओवर एल। इसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि चेंज इन लेंथ का यूनिट भी मीटर है, लेंथ का भी यूनिट मीटर है, कैंसल आउट हो जाएंगे। सिंस स्ट्रेन इज रेशियो ऑफ लेंथ इट इज़ डायमेंशनलेस, डायमेंशन यूनिट से ही बनती हैं, जब यूनिट नहीं है तो बेटा डायमेंशंस भी नहीं होंगी। और वो कहते हैं एंड देयर फॉर हैज़ नो यूनिट्स। इफ स्ट्रेन एप्सिलॉन इज़ ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा, अगर ये टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से इट इज़ कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन, इसे आप टेंसाइल स्ट्रेन कहेंगे। इफ़ इट इज़ प्रोड्यूस अ रिजल्ट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा, अगर आपने कंप्रेसिव स्ट्रेस दिया है इट इज़ टर्म एज कंप्रेसिव स्ट्रेन। इन केस व्हेन द अप्लाइड स्ट्रेस चेंजेस द वॉल्यूम, अगर आपका स्ट्रेस वॉल्यूम को चेंज कर रहा हो लेंथ को नहीं, द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। दस आप लिख सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को डेल्टा वी ओवर वी। उसके बाद वो कहता है नाउ रेफरिंग to the figure 17.13c, we when the opposite phases of a rigid cube are subjected to a shear stress, अगर shear stress आप अप्लाई करें, shear stress कौन सा, शेप को चेंज कर दे, the shear strain produce is given by, फार्मूला ज़रा डिफ़िकल्ट है, लॉजिकल है, ज़रा देख लें। इसको आप गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि डेल्टा ए ओवर ए है, जिसको आप tan ऑफ थीटा भी कह रहे हैं यहाँ पर। असल में ये क्या है, tan ऑफ थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर है डेल्टा ए अगर आप फिगर सी देखें तो, और राइट साइड पे, और जो बेस है ना वो है ए, ठीक है। इस क्यूबिक शेप में जो डॉटेड लाइन है ना उसके लिए। हाउएवर फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा मेजर्ड इन रेडियन, आपको तो पता है स्मॉल एंगल्स पे tan ऑफ थीटा और थीटा बराबर ही होते हैं, तो आप इक्वेशन 17.3 में गैमा इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा के बजाय गैमा इज इक्वल टू थीटा लिख दें। हाउएवर फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एंगल थीटा मेजर्ड इन रेडियन tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा, सो डैट गैमा इज इक्वल टू थीटा।